राम राम, जय हिंद सभी स्टूडेंट्स का। आप सभी का स्वागत है एसके सर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। तो ये जो क्लास है हमारी रहने वाली है विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की, क्लास नंबर 2 होने वाली है। तो इस क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं स्वप्रेरण गुणांक की। क्या होता है स्वप्रेरण गुणांक और इसकी क्या परिभाषा होती है, क्या सूत्र होता है, उसके बारे में बात करेंगे। तो हमारी जो क्लासेस चल रही थी, ये जो चैप्टर नंबर 6 है और इससे पहले के जो चैप्टर्स हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट मिल जाएगी, तो आप उनको भी देख सकते हैं। और जो है अब जो सीरीज हमारी चल रही थी उसी में कंटिन्यू करते हैं। क्लास नंबर 2 है हमारी ये। तो क्या होता है स्वप्रेरण गुणांक, इसकी बात करेंगे। स्वप्रेरण गुणांक ये है विद्युत चुम्बकीय प्रेरण का काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है, सबसे इम्पोर्टेंट यानी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। लगभग देखिए इसको 2013, 14, 16, 17 और 19 के बाद 2023 यानी कि लास्ट ईयर पूछा गया है। तो क्या होता है इसके बारे में बात करेंगे। देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे इसकी स्ट्रक्चर की। क्या होती है कि देखिए माना कि इसमें एक कुंडली होती है जो फेरों की संख्या जिसमें n होती है, ठीक है, और डेल टी यानी कि डेल्टा टी समयांतराल में I धारा प्रवाहित हो रही है उस कुंडली में, ठीक है। तो और कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स जो है वो फाई है, चुंबकीय फ्लक्स फाई है। तो क्या होता है, तो n फाई होता है, n फाई चुंबकीय फ्लक्स ग्रंथियों की संख्या जो सूक्ष्म समयांतराल डेल्टा टी में प्रवाहित धारा I के समानुपाती है। तो ये होता है स्वप्रेरण गुणांक। अब इसकी ये जो परिभाषा है किताब की भाषा दी गई है, आपको देखिए दोबारा फिर से बता देता हूँ कि n फाई चुंबकीय फ्लक्स ग्रंथियों की संख्या जो कि सूक्ष्म समयांतराल डेल टी में प्रवाहित धारा I के समानुपाती है। तो इसका जो न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी वो बात करेंगे। तो देखिए इसके अनुसार जो होगी n फाई जो होगा समानुपाती होगी धारा I के, ठीक है, धारा I के समानुपाती है। और इसके बाद में जब समानुपाती का निशान हटेगा तो इसमें एक कांस्टेंट आ जाएगा बराबर Li। ये कांस्टेंट L होगा, जो स्वप्रेरण गुणांक को L से ही दर्शाते हैं हम, ठीक है, L होगा। और इसमें जो होगा तो इसमें L की वैल्यू निकालेंगे, L बराबर हो जाएगा n फाई अपान I, ये हो जाएगा। और इसका मात्रक जो होता है, मात्रक होता है हेनरी। क्या मात्रक? हेनरी होता है। इसको H से प्रदर्शित करते हैं, इसका मात्रक हेनरी हो गया, ठीक है। अब इसके बाद में चूंकि जो विद्युत वाहक बल होता है, विद्युत वाहक बल E बराबर n फाई अपान डेल टी, ठीक है, इतना हो गया। अब क्या करेंगे, इसमें I से गुणा करेंगे और I से भाग करेंगे, ठीक है, I से गुणा और I से भाग। अब इसमें देखिए n फाई और ये पूरा मिलके n फाई अपान I जो हो जाएगा L के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से E बराबर हो जाएगा n फाई अपान I L I अपान डेल टी, ठीक है। क्या हो गया, L फाई अपान डेल टी चूंकि ये तो मिलके ये हो गया तो इसमें विद्युत वाहक बल और ये हो जाएगा, ठीक है, विद्युत वाहक बल और इसमें संबंध जो हो जाएगा वो हो जाएगा E बराबर L। और यहाँ से अगर L का मान निकालेंगे, क्या निकालेंगे, L का मान निकालेंगे, तो इसमें से जब L का मान निकालेंगे तो ये वोल्ट हो जाएगा। L का मान जब आएगा तो E इंटू डेल टी अपान I हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से आप फिर इसको इस प्रकार लिख सकते हो, ये जो हो सकता है ये E अपान I डेल टी, इस प्रकार भी इसे लिखा जा सकता है। ये हो गया हेनरी, ठीक है। ये हो गया स्वप्रेरण गुणांक। क्या होता है स्वप्रेरण गुणांक, देखिए ये जो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है विद्युत वाहक बल और स्वप्रेरण गुणांक में जो संबंध हो जाएगा वो इस प्रकार हो जाएगा, ठीक है। इसे आप I लिख सकते हो और डेल I भी वो आप लिख सकते हो, ठीक है, I या डेल I आप लिख सकते हो।
तो ये था हमारा स्वप्रेरण गुणांक, जो कि आपको परिभाषा और इसका जो स्ट्रक्चर है वो आपको मैंने बता दिया है। देखिए इस प्रकार इसके न्यूमेरिकल, और ये काफ़ी ज़्यादा सबसे ज़्यादा न्यूमेरिकल में ही यूज होते हैं। ठीक है, सबसे ज़्यादा न्यूमेरिकल में यूज होने वाला जो है स्वप्रेरण गुणांक, और एक होता है अन्योन्य प्रेरण गुणांक, उसकी भी हम चर्चा करेंगे। तो चलिए इसको समाप्त करते हैं, इसके बाद हम चलेंगे और इसमें जो लंबी परिनालिका होती है उसके भीतर और बाहर क्या होता है उसके बारे में बात करेंगे। अन्योन्य प्रेरणांक गुणांक जो होता है स्वप्रेरण गुणांक, वो क्या होता है लंबी परिनालिका के भीतर। तो चलिए उस पर बात करते हैं। तो अब बात करेंगे लंबी परिनालिका के भीतर स्वप्रेरण गुणांक क्या होता है, क्या उसका सूत्र होता है, क्या इसकी मतलब पूरा डेरिवेशन क्या होता है, और किस प्रकार इसका मेथड होता है, उसके बारे में बात करेंगे। तो देखिए ये है लंबी परिनालिका के भीतर स्वप्रेरण गुणांक। ठीक है, और ये जो है 2020 XT में पेपर कोड में इसका डेरिवेशन पूछा गया था। तो इसमें क्या होता है, देखिए माना कि एक कुंडली में फेरों की संख्या, माना कुंडली में फेरों की संख्या n है और कुंडली की जो लंबाई है वो l ली गई है, तथा कुंडली में डेल्टा t समयांतराल में जो I धारा प्रवाहित हो रही है, तो परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र कितना उत्पन्न होगा। तो सबसे पहले इसमें जो इसके डेरिवेशन में आएगा चुंबकीय क्षेत्र B होता है लंबी परिनालिका के भीतर जो चुंबकीय क्षेत्र होता है V बराबर μ0 NI/L होता है। ठीक है, अब जब इसको समीकरण नंबर 1 मान लेंगे, इसके बाद में चुंबकीय फ्लक्स की जो परिभाषा होती है फाई बराबर BA होती है। अब फाई बराबर BA से यहाँ से जो B का मान इसमें रख देंगे, फाई बराबर BA होता है, इसमें से V का मान उठा के रख देंगे। V का मान है μ0 NI/L इंटू A ये वाला, इसको समीकरण नंबर 2 मानेंगे। अब जो स्वप्रेरण गुणांक की परिभाषा होती है वो होती है L बराबर N∅/I, जो कि अभी मैंने आपको इसके पिछले वाले कॉन्सेप्ट में आपको बताया है स्वप्रेरण गुणांक। तो इसमें N∅/I, अब यहाँ से Ni तो सेम रहेगा और फाई की वैल्यू समीकरण नंबर 2 से उठा के रख देंगे। ठीक है, समीकरण नंबर 2 से फाई की वैल्यू होगी μ0 NI/L इंटू AL, और इंटू में A हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से बात करेंगे देखिए I ये वाला है और I ये आपस में कट जाएंगे। ठीक है, और उसके बाद में हम बात करेंगे इसमें L से गुणा करेंगे और इसमें भी L से ऊपर नीचे गुणा करेंगे। तो ये जो बनेगा ये बनेगा μ0 N² और इंटू A/L² बन जाएगा। ठीक है, μ0 हो गया और N² हो गया इंटू A हो गया और L ऊपर हो जाएगा और L² हो जाएगा। अब एक होता है जो इसमें चूंकि n बराबर होता है स्मॉल n बराबर कैपिटल N/L प्रति लंबाई फेरों की संख्या। ठीक है, तो इसमें यहाँ से N² और ये होके N² बन जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, ये जो N²/L² हो जाएगा ये स्मॉल n² हो जाएगा। तो यहाँ से जो L की वैल्यू निकलेगी, L बराबर हो जाएगा μ0 N² A इंटू L। ये हो जाएगा लंबी परिनालिका के भीतर जो स्वप्रेरण गुणांक होता है उसका व्यंजक हो जाएगा। ठीक है, अब कभी कभी पूछ लिया जाता है इसका डेरिवेशन, या फिर इसको ही सिद्ध करने को पूछ लिया जाता है। ठीक है, अब ये कभी पूछ लिया जाएगा सिद्ध कीजिए कि लंबी परिनालिका के भीतर स्वप्रेरण गुणांक का व्यंजक L बराबर μ0 N² A इंटू L होता है। ये कभी सिद्ध करने के लिए भी पूछ लिया जाता है, जो कि 2020 में यही पूछा गया था। तो ठीक है, अब इसके बाद में हम लोग बात करेंगे, अब इसमें आगे कॉन्सेप्ट क्या रह गया है उसकी भी चर्चा करेंगे। तो बात करेंगे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारा रहने वाला है जो अन्योन्य प्रेरण गुणांक। क्या बात है, अन्योन्य प्रेरण गुणांक। ठीक है, तो इसकी बात करेंगे। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है, जिस प्रकार स्वप्रेरण गुणांक का इसमें वैल्यू होती है उसी प्रकार अन्योन्य प्रेरण गुणांक की भी उतनी ही वैल्यू की जाती है।
तो उतने ही बार पूछा गया है जितनी बार स्वप्रेरण गुणांक पूछा गया है। तो ये भी आप लोगों के लिए स्टार मार्क कर लीजिए, इम्पोर्टेंट रहने वाला है। तो 2000 देख लीजिए, 2015, 16, 17, 19 और 20 और 2022 में भी पूछा गया है, यानी कि ये भी पिछली सिर्फ लास्ट ईयर ही नहीं पूछा गया है, तो इस बार पूछे जाने की संभावना सबसे ज़्यादा है। तो बात करेंगे क्या होता है, इसकी क्या परिभाषा होती है और किस प्रकार इसकी जो सूत्र निकल के आता है उसकी बात करेंगे। देखिए, माना कि प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या, इसमें 2 कुंडली दी जाती है, इसीलिए अन्योन्य प्रेरण गुणांक होता है। तो माना कि प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या N1 तथा द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या N2 है, और द्वितीय कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स ग्रंथिकाओं की संख्या N2 Φ2 है, और प्राथमिक N2 Φ2 प्राथमिक कुंडली में जो प्रवाहित धारा I1 है उसके समानुपाती होता है। यानी कहने का मतलब ये है कि ये जो N2 Φ2 है ये जो है I1 के समानुपाती होता है। तो क्या होता है, देखिए बात करेंगे N2 Φ2 जो है समानुपाती होता है धारा I1 के। तो यहाँ से जो वैल्यू निकल के आएगी, यहाँ से जो वैल्यू निकल के आएगी, देखिए इसमें से अगर हम बात करें तो यहाँ से जब हम मान निकालेंगे, इसको समानुपाती को अगर हटाएंगे तो यहाँ पे कांस्टेंट आएगा, और वो कांस्टेंट क्या होगा, N2 Φ2 बराबर m × I1, और ये m जो होता है यही होता है अन्योन्य प्रेरण गुणांक। इसको अन्योन्य प्रेरण गुणांक को m से प्रदर्शित करते हैं। दोनों का मात्रक जो होता है वो हेनरी होता है, सेम होता है। तो यहाँ से जब m की वैल्यू निकालेंगे तो m हो जाएगा m बराबर N2 Φ2 अपान I1। ये जो होगी m की वैल्यू होगी और इसका मात्रक हो जाएगा हेनरी। अब बात करेंगे जो है जो द्वितीय कुंडली में, अगर इसमें द्वितीय कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल E2 है तो क्या है, चूंकि द्वितीयक कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल, ठीक है, प्रेरित विद्युत वाहक बल E2 की जो वैल्यू हो जाएगी E2 बराबर N2 Φ2 अपान डेल T। अब यहाँ से बात करेंगे, देखिए इसमें क्या करेंगे, अगर इसमें m बनाना है हमको तो N2 Φ2 तो सेम मिलेगा और डेल T उसमें नहीं है, तो इसमें क्या करेंगे, उसमें है I1। तो यहाँ से I1 से क्या करेंगे, ऊपर से गुणा करेंगे और I1 से भाग करेंगे। तो ये भी ये जो वैल्यू N2 Φ2 अपान I1 जो वैल्यू बनती है ये बन जाएगी m की, क्या हो जाएगा, E2 बराबर हो जाएगा माइनस का m हो जाएगा, ये इतनी वैल्यू हो जाएगी, ये m की वैल्यू हो जाएगी, ठीक है, ये वैल्यू हो जाएगी m की, और इसके बाद में m I1 अपान डेल T, ठीक है, m I1 अपान डेल T। और इसके बाद में जब इसमें से हम वैल्यू निकालेंगे, यदि m की वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ से m जो हो जाएगा m बराबर डेल T मल्टीप्लाई हो जाएगा माइनस का E2 इंटू डेल T हो जाएगा, और अपान में जो हो जाएगा I1 हो जाएगा। तो यहाँ से और सॉल्व करेंगे, m बराबर माइनस ये जो इसकी दिशा को दर्शाता है, जो प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा होती है वो उस कारण का विरोध करती है, इससे वह स्वयं उत्पन्न होती है, तो ये उसी को माइनस को दर्शाता है। तो यहाँ से बात करेंगे m की, m बराबर हो जाएगा E2 हो जाएगा, E2 अपान, और ये डेल T जो है I के नीचे आ जाएगा, यानी कि प्राथमिक कुंडली में जो धारा परिवर्तन है उसकी बात करेंगे, तो ये इस प्रकार हो जाएगा। तो ये जो हो जाएगा m हेनरी, इसका मात्रक होता है हेनरी, ठीक है। ये हो गया हमारा अन्योन्य प्रेरण गुणांक, और इसका ये होता है सूत्र होता है। इसके बारे में हमारा ये जो प्रेरण गुणांक यानी कि स्वप्रेरण गुणांक और अन्योन्य प्रेरण गुणांक का जो टॉपिक था वो इसमें समाप्त होता है। इसमें एक छोटी सी परिभाषा आपको और बता दूं, जो ट्रांसफार्मर का सिद्धांत है उसकी बात और कर लेते हैं। इसमें सिर्फ आपको उसकी परिभाषा ही मिलेगी, और इसका जो डिटेल है वो नेक्स्ट चैप्टर प्रत्यावर्ती धारा में
आपको फुल डिटेल में ट्रांसफार्मर कराया जाएगा। तो क्या होती है इसकी परिभाषा देखते हैं। तो चलिए चलते हैं इसकी परिभाषा को समझते हैं। तो बात करेंगे ट्रांसफार्मर के सिद्धांत के बारे में, क्या होता है और ये किस प्रकार इंपॉर्टेंट रहता है। तो बात करेंगे ये जो 2023 का एग्ज़ाम था, लास्ट ईयर ही पूछा गया था, इसका सिद्धांत क्या होता है और ट्रांसफार्मर जो होता है इसमें बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी। इसका जो डिटेल वीडियो है वो नेक्स्ट चैप्टर प्रत्यावर्ती धारा अल्टरनेटिंग करंट उसमें कराया जाएगा। तो इसमें क्या होता है, ट्रांसफार्मर का सिद्धांत जो होता है वो अन्योन्य प्रेरण गुणांक के सिद्धांत पर कार्य करता है। और इसमें जब दो कुंडलियों को पास पास रखकर किसी एक कुंडली में धारा प्रवाहित की जाती है, तो दूसरी कुंडली में क्या होता है, प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है। तो इस क्रिया को अन्योन्य प्रेरण कहते हैं, ठीक है। और इसका जो डिटेल वीडियो है वो आपको नेक्स्ट चैप्टर में कराया जाएगा और अल्टरनेटिव करंट में इसका पूर्ण विस्तार से आपको बताया जाएगा कि ट्रांसफार्मर क्या होता है, किस सिद्धांत पर होता है और कैसे इसकी कार्यविधि होती है, वो सब आपको कराई जाएगी। तो ये जो कॉन्सेप्ट था हमारा लास्ट कॉन्सेप्ट है और इसी के साथ इस क्लास को समाप्त करेंगे और बात करेंगे। और इसमें जो नेक्स्ट अगर हमारा अभी इम्पोर्टेंट फार्मूला और MCQ क्वेश्चंस की सीरीज इसमें बाकी है तो उसको भी ऐड करके न्यूमेरिकल्स कराए जाएंगे। उसके बाद में नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट होगा। तो बात करेंगे अब ये नेक्स्ट चैप्टर ख़त्म होते ही ये आपकी पार्ट नंबर 1 यानी कि किताब जो फर्स्ट बुक है वो आपकी समाप्त हो जाएगी। उसके बाद में हम लोग सेकेंड बुक पे आएंगे, सेकेंड बुक की चर्चा करेंगे उसमें जो है तो अब इसी के साथ इस क्लास को समाप्त करेंगे। और अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लग रहा हो और ये हेल्पफुल भी रहेगा आपके लिए तो क्लास को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, क्लासमेट्स के साथ शेयर करें, जिससे हमको भी मोटिवेशन मिल सके और आपको पढ़ाने में और ज़्यादा मैं मेहनत कर सकूं, अच्छे से अच्छा आपको कंटेंट प्रोवाइड करा सकूं। तो चलिए इसी के साथ क्लास को समाप्त करेंगे और एक कमेंट जरूर कर दिया करें आपको क्लास कैसी लगी। तो इसी के साथ क्लास को समाप्त करते हैं। जय हिंद सभी स्टूडेंट्स को।